नमस्कार। आज मैं जिस पुस्तक को आपके साथ साझा कर रहा हूं उसका नाम है टूल्स ऑफ टाइटन्स, अरबपतियों, आइकनों और विश्वस्तरीय कलाकारों की स्ट्रैटेजी, दिनचर्या और आदतें। टॉपिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दिसंबर 2016 में प्रकाशित सफल व्यक्तियों की प्रोसीजर्स के बारे में है। इसे रिलीज होने पर बहुत अच्छी समीक्षा मिली। लेखक टिम फेरिस एक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता, लेखक, सीरियल उद्यमी और एंजेल इन्वेस्टर हैं। हम इस पुस्तक की रिकमेंडेशन करते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि पुस्तक के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप अपनी जिंदगी को आसान से जी पाओगे। और लेखक यह भी बताते हैं, जो इन बातों की गहराइयों में गया है उससे बड़ा मकाम हासिल हुआ है, क्योंकि यह इनक्रेडिबल रूप से प्रैक्टिकल है। यह सीधे आपको सफल व्यक्तियों द्वारा उनके कार्य और जीवन में उपयोग की जाने वाली मेथड्स के बारे में बताती है, जो आपको अधिक इंटेलिजेंस से जीने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। फेरिस ने लगभग 100-200 मशहूर हस्तियों का इंटरव्यू लिया, जो अपने अपने एरियाज के सभी शीर्ष खिलाड़ी हैं। उन्होंने इन इंटरव्यूज को इस पुस्तक में संकलित किया है। हालांकि 700 से अधिक पेजेस और कई व्यक्तियों के साथ हम केवल कुछ को ही उजागर कर सकते हैं, जो विशेष रूप से प्रैक्टिकल हैं। चुनौतियां, और आपको आक्रामक चुनौतियों से निपटने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। पहले पर्सनल कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स से शुरू करते हुए उनकी डिल्बर्ट कॉमिक चेन वर्तमान में 65 देशों में प्रसारित की जाती है, 25 भाषाओं में अनुवादित की जाती है और 2000 से अधिक समाचार पत्रों में छपती है। मूल रूप से एक कार्यालय कर्मी एडम्स ने नौकरी करते हुए ही डिल्बर्ट कॉमिक्स बनाना शुरू किया, और ऐसा करने के लिए उन्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। आज वह जिस सफलता का आनंद उठा रहे हैं, उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने कैसे दृढ़ता दिखाई, यहां एडम द्वारा साझा की गई 3 प्रमुख इनसाइट्स हैं। सबसे पहले, अपने दिन की नौकरी करते हुए लक्ष्य डिटरमिन्ड करने के बजाय अपने लिए एक प्रणाली स्थापित करें। एडम अपना खाली समय चित्र बनाने और लिखने में बिताते थे, जो उनके वेतन का केवल 5% था। इसका उनके ओवरऑल जीवन स्थितियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा। जब उनकी प्रेमिका ने उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो एडम्स कोई सीधा उत्तर नहीं दे सके। अब इस पर विचार करते हुए एडम्स को एहसास होता है कि एक सिस्टम डेवलप्ड करने के लिए आप वेरियस परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं, स्पेसिफिक आदतों को विकसित कर सकते हैं, और यह किसी विशेष घटना की सफलता या विफलता के बारे में नहीं है, बल्कि इस सिस्टम के न्यूट्रिशन के बारे में है। एडम्स का ब्लॉग लेखन एक ऐसी प्रणाली है, क्या एक पर्सनल पोस्ट आय उत्पन्न कर सकती है या यह कितने पाठकों को अट्रैक्ट करती है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मायने रखता है वह ब्लॉगिंग प्रणाली का निरंतर विकास है। वह एक स्पेसिफिक गोल के बिना लिखते हैं, जो वास्तव में एक सिस्टम की स्पेशलिटी है। इसलिए कोई ऐसी सिस्टम कैसे विकसित कर सकता है? एटम 2 चीजों पर जोर देते हैं। पहला यह कि स्टेबिलिटी बनाए रखना इंपॉर्टेंट है। 3 दिनों तक मछली पकड़ने और फिर 2 दिनों तक धूप सेंकने जैसी इनकंसिस्टेंसी काम नहीं करेगी। दूसरा, अपने ब्लॉग को एक शोध और डेवलपमेंट मंच के रूप में माने और इस पर वेरियस लेखन तकनीकों का टेस्ट्स करें। उदाहरण के लिए, अल्टीमेटली वॉल स्ट्रीट जर्नल को उनके ब्लॉग की भनक लग गई और उन्होंने शुरू से ही एक कॉलम शुरू करने के लिए उन्हें इनवाइटेड किया। उनका कॉलम हिट रहा। यह सफलता एडम्स द्वारा विकसित मैच्योर लेखन प्रणाली के कारण थी। उन्हें अपने लेखों को कैसे तैयार करना है, इसकी क्लियर समझ थी, जबकि वे जानते थे कि उनके ब्लॉग को बढ़ाने से विभिन्न अवसर खुल सकते हैं। एडम्स का कभी भी वॉल स्ट्रीट जर्नल में कॉलम शुरू करने जैसा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं था। आप देखते हैं कि एक बार जब आपके पास एक सिस्टम होती है, तो बाकी सब कुछ नेचुरल रूप से अपनी जगह पर आ जाता है। एडम्स की दूसरी इंसाइट यह है कि प्रेरणा मस्तिष्क की तुलना में शरीर पर अधिक निर्भर करती है। यदि आप तकनीकी रूप से लेखन में कुशल हैं, तो आपकी मुख्य चिंता कैसे लिखें से बदलकर क्या लिखें पर आ जाती है। अपने कॉलम के लिए एक नियमित अपडेट शेड्यूल बनाए रखने के लिए एडम्स को ढेर सारे विचारों की आवश्यकता थी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यह कैसे तय करेंगे कि अगली कॉमिक स्ट्रिप या कॉलम कौन सा है। एडम्स के अनुसार सूचना मटेरियल के रूप में उपयोग करने योग्य है।
आपको अपने मस्तिष्क के निर्णय पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी शारीरिक रिएक्शंस पर भरोसा करना चाहिए। मस्तिष्क अधिक सोच सकता है, जबकि शरीर सहज रूप से रिएक्शन करता है। एडम्स ने हमेशा अपनी शारीरिक रिएक्शंस का ओवरव्यू किया। क्या किसी स्पेसिफिक समाचार ने उन्हें अनायास हंसाया? क्या इससे उनकी एड्रेनलिन बढ़ी? क्या इससे उनमें प्रबल इमोशनल रिस्पॉन्स उत्पन्न हुई? यदि ऐसा है तो यह मूल्यवान मटेरियल का फिक्स्ड संकेत था। यदि आपके शरीर में किसी विशेष सूचना के प्रति शक्तिशाली रिएक्शन होती है, तो संभावना है कि अन्य लोग भी इसकी परवाह करेंगे। तीसरी सलाह है कि अपने भीतर अनेक कुशल स्किल विकसित करें। एडम सुझाव देते हैं कि यदि आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स का लक्ष्य रखते हैं, तो संभवतः आपके पास दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प है कि आप दुनिया में द बेस्ट बनने के लिए एक स्पेसिफिक कौशल का ट्रेनिंग लें। यह इनक्रेडिबल रूप से चुनौतीपूर्ण है और बहुत कम लोग इसे पूरा कर सकते हैं। दूसरा विकल्प अधिक सुलभ है। उदाहरण के लिए एडम्स को ही ले लीजिए। वे दुनिया के द बेस्ट चित्रकार नहीं हैं, लेकिन उनकी चित्रकारी स्किल टॉप 20% में आती है। उनकी हास्य लेखन कला भी द बेस्ट नहीं है, लेकिन यह भी टॉप 25% में है। अब उन्होंने इन दो स्किल्स को मिलाकर डिल्बर्ट कॉमिक्स बनाई है और बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसके अलावा एडम्स के पास एक तीसरा स्किल भी है, वह है कार्यालय की राजनीति को समझना, क्योंकि उन्होंने कई वर्षों तक कार्यालय में काम किया है। कार्यालय की राजनीति डिल्बर्ट कॉमिक्स का सेंट्रल विषय है। यह तालमेल उस रासायनिक रिएक्शन का रिजल्ट है जब तीन प्रभावशाली स्किल एक व्यक्ति में मिलते हैं। एडम्स युवा व्यक्तियों को सलाह देते हैं कि वे जिस भी एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं उसमें शीर्ष 25% में आने का प्रयास करें, फिर आदर्श रूप से 1 या 2 और एरिया जोड़ दें। यदि आप इंश्योर नहीं हैं कि क्या जोड़ना है, एडम्स पब्लिक बोलने का सुझाव देते। एडम्स एक फेमस लेखक भी ऐसी ही सलाह देते हैं। उनका मानना है कि युवाओं को कॉलेज में 2 अलग-अलग सब्जेक्ट्स में डिग्री प्राप्त करनी चाहिए। पिता को छोड़कर बेहतर उदाहरणों में इंजीनियरिंग प्लस MBA, लॉ प्लस MBA या फिजिक्स प्लस अर्थशास्त्र शामिल हैं। उपरोक्त पहले चित्र स्कॉट एडम्स पर हमारी चर्चा को सारांशित करता है। आगे हम दूसरे व्यक्ति जैक विलिंग की इनसाइट का पता लगाएंगे, जो US नेवी सील्स के पूर्व कमांडर हैं। उनका मुख्य सबक यह है कि सच्ची फ्रीडम अनुशासन से उत्पन्न होती है और आपको अपनी दुनिया का अत्यधिक ओनरशिप लेना चाहिए, जो कि विलिंग ने 20 वर्षों तक नेवी सील्स में सेवा की, इराक युद्ध में भाग लिया और लौटने पर पश्चिमी तट पर सभी सील सदस्यों को ट्रेनिंग देने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने एक कंसल्टिंग लीडरशिप फर्म की सहस्थापना की, जो 2015 में व्यापार जगत को सैन्य अनुभव प्रदान करने लगातार सुधार और जीतने का प्रयास करते रहना। हालांकि यह भावना कमेंडेबल है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि योद्धा और वॉर मेटाफोर मुख्य रूप से एक एनालॉजी के रूप में कार्य करता है। आखिरकार जनरल वर्क या स्टडी कंडीशंस में ब्लडशेड शामिल नहीं होता है। यहां तक कि जब फेलियर होती है तो भी किसी की जान जोखिम में नहीं होती है। हम कभी कभी अभ्यास और कसरत से अपने ऊपर इनअप्रोप्रिएट दबाव डाल लेते हैं, जबकि अधिकांश मामलों में द अल्टीमेट गोल्स वरिष्ठों को संतुष्ट करना होता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा जिसने वास्तव में युद्ध के मैदान में जाकर खून देखा हो और असली दुश्मनों का सामना किया हो? एक किस्सा इस बात को उनकी पुस्तक के इंटरव्यू के लिए क्लियर करता है। लेखक टिम फेरिस ने विलिंग को अपने घर इनवाइटेड किया, जहां वह रात भर रुके। अगली सुबह 8 बजे फेरिस की प्रेमिका ने उन्हें जगाया और बताया कि विलिंग 5 घंटे से उठकर पढ़ रहा है। विलिंग आमतौर पर काम करने के लिए सुबह 4:45 बजे उठता। ऑल्धो वह अब सेना में नहीं है और पॉसिबली युद्ध के मैदान में वापस नहीं लौटेगा, उसे लगता है कि किसी दिन उसका सामना किसी एंटी से होगा। प्रत्येक सुबह वह सोचता है कि उस मोमेंट की तैयारी के लिए वह अभी क्या कर सकता है। इस आत्मा ने कई अमेरिकियों को इंस्पायर्ड किया है, यहां तक कि ट्विटर पर 4 से 45 बजे उठने वाला एक क्लब भी बना है। डिसिप्लिन की एक एक्सप्रेशन के रूप में सुबह जल्दी उठना विलिंग का आइडियल सेंटेंस है। डिसिप्लिन समान है स्वतंत्रता।
सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने लिए सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। जिस स्वतंत्रता का हम अक्सर उल्लेख करते हैं, जैसे कि अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करना या पाना, वह रियल स्वतंत्रता नहीं है। इस स्वतंत्रता का एक नुकसान है ऑप्शंस का, कॉन्ट्रडिक्शन। बहुत सारे ऑप्शंस के सामने आने पर लोग अक्सर ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं, जिससे उनकी खुशी कम हो जाती है। एक और मुद्दा है निर्णय लेने की थकान। प्रत्येक निर्णय से हमारी इच्छा शक्ति का एक हिस्सा समाप्त हो जाता है। इस प्रकार लगातार विकल्प चुनते रहने से हम थक जाते हैं। मैं यह जोड़ना प्रोसीजर्स से आप अधिक नियंत्रण में महसूस करेंगे। वास्तविक स्वतंत्रता जैसे फाइनेंशियल स्वतंत्रता, समय की स्वतंत्रता और बीमारी और गरीबी से स्वतंत्रता केवल डिसिप्लिन के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यह धारणा स्पष्ट है। दूसरा सबक चरम ओनरशिप एस्ट्रिस्क। प्रमुख संचालन से पहले अमेरिकी नौसेना के जवानों में एस्ट्रिस्क पूरे सील टीम के लिए जिम्मेदार नौसेना एडमिरल सभी दस्ते के कमांडर्स के साथ एक बैठक बुलाएगा। कमांडर अनुरोध करने के लिए इस अवसर को जब्त कर लेंगे। उदाहरण के लिए कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने हेलीकॉप्टरों के साथ पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं किया है और अधिक अनुरोध करते हैं। अन्य टिप्पणी कर सकते हैं कि जारी किए गए जूते गर्म मौसम के लिए हैं और आगामी ठंडे मिशन के साथ उन्हें नए जूते की आवश्यकता है। कुछ ने रेगिस्तान के ऑपरेशन में डिस्कनेक्ट होने की कठिनाई का भी उल्लेख किया और वाईफाई का उपयोग करने का डिमांड किया। एडमिरल इन रिक्वेस्ट्स को एक एक करके एड्रेस्ड करेंगे। एक पल विलिंग को विशेष रूप से गर्व था, जब इसके विपरीत यदि एक दिन उसे रैली में किसी चीज की आवश्यकता हो और वह अपने सीनियर्स से कहे कि मुझे इसकी आवश्यकता है, तो वह उसे तुरंत प्राप्त कर देगा। वे समझ जाएंगे कि उसके द्वारा किया गया कोई भी डिमांड वास्तव में आवश्यक था। विलिंग इस बात पर बल देते हैं कि समर्थन की कमी के लिए उच्च अधिकारियों को शॉर्टकमिंग देना मूल रूप से व्यक्ति की अपनी गलती है। यह उन्हें शिक्षित करने और प्रभावित करने के बारे में है कि आपको उस समर्थन की आवश्यकता क्यों है। इसे अपनाना ही वास्तविक रूप से चरम ओनरशिप का अर्थ है। विलिंग का तीसरा सबक ह्यूमिलिटी लीडरशिप को बढ़ाती है। एस्ट्रिस्क एक अच्छा कमांडर क्या बनाता है? विल का उत्तर है पोलाइटनेस। अमेरिका में जब वह पश्चिमी तट पर सील ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार था, तो उसने जानबूझकर टीमों को अत्यधिक चैलेंजिंग वातावरण और कार्यों के अधीन किया, जिससे वे टूटने की स्थिति में पहुंच गए। एक मुख्य मूल्यांकन दस्ते के नेताओं की रिएक्शन थी। जो माप नहीं कर रहे थे उन्हें हटा दिया गया। विलिंग ने पाया कि मैं अच्छी तरह से मैनेजमेंट करता हूं, खोया क्या हम समीक्षा कर सकते हैं कि मैंने कहां गलती की। वे तुरंत किसी भी रिएक्शन को नोट करेंगे। इसके विपरीत अभिमानी कमांडर दूसरों को दोष देंगे, कभी अपनी गलतियों को नहीं पहचानेंगे। वे ओमनिशिएंट प्रतीत होते थे, जब वास्तव में वे ईमानदारी से भी नहीं कर सकते थे। इसलिए विलिंग सेल्फ असेसमेंट कैसे करता है? वह किसी गतिविधि में डूबे होने पर भी तीसरे व्यक्ति के नजरिए से खुद को देखता है। वह खुद को याद दिलाने के लिए एक आंतरिक ऑब्जेक्टिव आवाज बनाए रखता है। क्या मुझे गुस्सा आ रहा है? क्या मैं अत्यधिक पैशनेट हो रहा हूं? क्या मैं अति रिएक्शन कर रहा हूं? इसके लिए गहराई से शामिल होने के बावजूद खुद को वास्तविक समय की रिएक्शन देने में सक्षम होना आवश्यक है। इसे प्राप्त करना चैलेंजिंग है। इसके लिए किसी स्थिति में पूरी तरह से एनग्रोस्ड होने के बावजूद शांत आंतरिक आवाज रखने की आवश्यकता होती है। यह पोलाइटनेस का शिखर है। निम्नलिखित दूसरा चरित्र पूर्व सील टीम कमांडर जो को विलिंग $1 बिलियन साका ने एक बार गूगल में एक डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में काम किया। जोखिम इन्वेस्टमेंट में उतरने के बाद उनके पास कई स्ट्रोक्स ऑफ जीनियस थे। ट्विटर, उबर, इंस्टाग्राम और किकस्टार्टर जैसी कंपनियां जो अब घरेलू नाम हैं, उन सभी में साका ने उनके शुरुआती स्टार्टअप चरणों में इन्वेस्टमेंट किया था। उन्हें फेरिस की पुस्तक में फोर्ब्स पत्रिका के कवर पर भी दिखाया गया है। साका को एक यूनिक पर्सनालिटी वाले चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है। एक उद्यम कैपिटलिस्ट के रूप में लोग उन्हें सिलिकॉन वैली के इनसाइडर के रूप में मानते हैं, यह देखते हुए कि जिन कंपनियों में उन्होंने निवेश किया उनमें से अधिकांश वहीं स्थित हैं।
हालांकि साका सिलिकॉन वैली में नहीं बल्कि कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। हालांकि साका सिलिकॉन वैली में नहीं बल्कि कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। साका टेक्नोलॉजी उछाल के सेंटर में क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि वह एक अग्रेसिव खिलाड़ी हैं। साका के अनुसार जीवन में चुनौतियों को 2 कैटेगरीज में विभाजित किया जा सकता। हालांकि पहल को पूरा करना दूसरों के हाथ में है, दूसरा प्रकार अग्रेसिव है, जहां आप अपने हाथों में पहल के साथ जो चाहते हैं करते हैं। उदाहरण के लिए, आपका ईमेल इनबॉक्स मैंडेटोरी डिफेंसिव रूप से कार्यों की एक सूची है। प्रत्येक ईमेल कुछ ऐसा होता है जो कोई और आपसे करवाना चाहता है। यदि आप हमेशा अपने इनबॉक्स द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं तो आप हमेशा बचाव की मुद्रा में रहते हैं। साका अग्रेसिव होना चाहता है, इसलिए 2007 में वह सैन फ्रांसिस्को से दूर चला गया, जो कि सिलिकॉन वैली से केवल 30 मिनट की दूरी पर है। पहाड़ों में रहने के लिए साका एंडलेस रूप से विभिन्न लोगों से मिलना और पहाड़ों में अनगिनत बैठकों में भाग लेना नहीं चाहता था। वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था जो वह करना चाहता था। नई चीजें सीखें और वास्तव में वैल्यूएबल लॉन्ग टर्म संबंध स्थापित करें। उसका निवास एक सुंदर दृश्य के साथ एक लोकप्रिय स्कीइंग डेस्टिनेशन है। वह अक्सर वीकेंड के दौरान अपने घर पर व्यापार भागीदारों को इनवाइटेड करता है। वे यात्रा करने के लिए तैयार हैं और ऐसी बातचीत हमेशा गहरे संबंधों की ओर ले जाती। कुछ व्यक्तियों के साथ संबंध, यहां मुख्य शब्द एक्टिविज्म है। आक्रामक होने का मतलब है पहल करना। साका शुरू से ही ऐसे थे, ये जानते हुए कि वेंचर कैपिटलिस्ट्स को बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है और उन्हें विभिन्न उद्योगों के बारे में कुछ हद तक पता होना चाहिए, और यह महसूस करना कि यदि आपके पास किसी कंपनी में फॉर्मल नौकरी है तो आपका अप्रोच अक्सर बहुत सीमित होता है। आपको उस दिन पहल करनी होगी। साका का अप्रोच किसी भी महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने का था, चाहे उन्हें इनवाइटेड किया गया हो या नहीं। गूगल में रहते हुए वे वेरियस हाई एंड बैठकों में भाग लेते थे, यहां तक कि फाउंडर्स के बीच की बैठकों में भी कभी कभी बिना बुलाए भी फुटबॉल दिखाई देता था। उपस्थित लोग पूछते थे कि वह वहां क्यों है, जिस पर वह जवाब देता था कि मैं यहां आपके लिए नोट्स लेने आया हूं। फिर वह वास्तव में पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने नोट्स शेयर करता था। आपको वंडर हो सकता है कि ऐसी सक्रिय पहलुओं के साथ साका ने इमोशनल इंटेलिजेंस का इतना उच्च स्तर कैसे विकसित किया। यह पुस्तक साका के बचपन की कई कहानियों को याद करती है। वास्तव में परिवार अनोखा था। उसके माता पिता योग्य व्यक्ति थे। अमेरिकी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 2 महीने से अधिक होती हैं, जबकि कम रिच परिवारों के बच्चे अक्सर घर पर ही अपना समय बिताता है। अमीर बैकग्राउंड वाले लोग विभिन्न पाठ्यक्रमों समर कैंप्स में दाखिला ले सकते हैं। हालांकि साका के परिवार में हर गर्मियों में इंटर्नशिप लेने को परंपरा थी। सकर की इंटरशॉप 2 चरणों में होती थी, जिसे वह कड़वा मीठा समर कहता था। आइए मीठे चरण से शुरू करते हैं। सकर के पिता का एक दोस्त था, सकर का गॉडफादर, जिसका बेटा साका का गुरु माना जा सकता है। इस गुरु ने 12 वर्ष की आयु में वॉशिंगटन डीसी में स्पेशल इंटरेस्ट समूह के लिए लॉबिस्ट के रूम में काम किया। साका की इंटर्नशिप की रोल इन लॉबिंग प्रयासों के दौरान साकार ने पहले ही वॉशिंगटन के राजनेताओं के कई चेहरे देखे थे। इस इंटर्नशिप ने उन्हें 3 मुख्य बातें दी: कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट प्राप्त करना, मजबूत आत्मविश्वास का निर्माण करना, और सबसे महत्वपूर्ण, कहानी कहने की कला में प्रोफिशिएंसी प्राप्त करना। उनकी गर्मियों का कड़वा हिस्सा घर पर बीता, जहां उनके पिता ने उनके लिए एक निर्माण दल के लिए मैनुअल श्रम करने की व्यवस्था की। उनके पिता के एक दोस्त को निर्देश दिया गया था कि वे बेवकूफ को यार्ड में खाद फैलाने जैसे सबसे गंदे और सबसे कठिन कार्य सौंपें। अगर बेवकूफ खराब प्रदर्शन करता तो सहकर्मियों को उसे शारीरिक रूप से फटकारने की अनुमति थी। शायद ये चैलेंजिंग कार्य उसके चरित्र को मजबूत करने के लिए थे। फिर भी बेवकूफ ने मजाक में कहा कि ये इंटर्नशिप एक चेतावनी के रूप में भी काम करती है। यदि आप डीसी लॉबिस्ट जैसी उच्च प्रोफाइल नौकरियों को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं
तो आप मैनुअल श्रम में समाप्त हो जाएंगे। इन विविध जीवन के अनुभवों ने बेवकूफ की असाधारण ईक्यू को बढ़ाया। इसके अलावा हम जानते हैं कि कुछ सिलिकॉन वैली के आंकड़े उनके विशिष्ट कपड़ों के लिए जाने जाते हैं। स्टीव जॉब्स को उनके काले टर्टल नेक या मार्क जुकरबर्ग को उनके चाय के चूसने हस्ताक्षर टुकड़ा एक कढ़ाईदार डेनिम जैकेट है। क्यों सकर ने एक बार एक हवाई अड्डे पर भाषण के लिए लापरवाही से एक जैकेट खरीदा और प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी, इसलिए उसने उस विशेष जैकेट के स्टोर के आधे स्टॉक को खरीद लिया। यूनिक जैकेट मीडिया में तुरंत पहचानने योग्य हो गया। बिना किसी नकारात्मक नतीजे के अपने प्रदर्शन को बढ़ाने का एक आसान तरीका प्रदान किया। युवा पीढ़ी को सकर की सलाह हमेशा ऑथेंटिक होने की है। कभी किसी की नकल न करें और कभी भी असली होने के लिए माफी न मांगे। अगर आप एक अजीब व्यक्ति हैं तो इसे एक्सेप्टेड करें। यह भावना टाइटन्स की पुस्तक टूल्स में गूंजती है, जहां ग्लेन बेक, एक पॉपुलर अमेरिकी शो होस्ट का उल्लेख किया गया है। ग्लेन ने एक बार एक बहुत ही निजी बात साझा की, यह सोचकर कि यह उनके करियर को खत्म कर देगा, लेकिन इसके बजाय यह आज के स्क्रिप्टेड विश्व में अपने ऑडियंस के साथ गूंजता है। आपके डेटा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वे जरूरी नहीं कि संख्याओं को तोड़ मरोड़ रहे हों, बल्कि आपकी कहानी पर विश्वास करने का कारण खोज रहे हों। बातों को समेटने के लिए हम पुस्तक टूल्स ऑफ टाइटन्स के अंत में आ गए हैं। इस पुस्तक में 3 एग्जेम्पलरी व्यक्ति हमें बताते हैं कि किसी स्पेसिफिक गोल का पीछा करने के बजाय हमें एक सच्ची प्रणाली विकसित करनी चाहिए। फ्रीडम डिसिप्लिन से आती है और आपको अपनी दुनिया का अत्यधिक स्वामित्व लेना चाहिए। जीवन चुनौतियों से भरा है और सक्रिय चुनौतियों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। कृपया मेरे चैनल की सदस्यता लें और मैं अधिक गहन समझ के लिए मूल पुस्तक को खरीदने और पढ़ने की दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं। यदि कोई अन्य पुस्तकें हैं जिनके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो कृपया उन्हें टिप्पणी अनुभाग में छोड़ दें। यदि आपको यह बुक समझी अच्छी लगी हो, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो।